आज देखते हैं मेजर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन। मेजर की फुल फॉर्म होती है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ये होती है। देखो शेयर करते हैं इसे, देखो क्या होती है मेजर, किसने मेजर का आविष्कार किया सबसे पहले देखते हैं। देखिए मेजर की जो फुल फॉर्म होती है, मेजर स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ये क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, हाई इंटेंसिटी होती है और आपकी कोरेंट लाइट होती है इसकी, ठीक है, हाई कोरेंसी से कहते हैं। इन और एक इसमें प्रॉपर्टी होती है लेजर और मेजर में, इनविजिबल। मेजर आपकी इनविजिबल होती है, इनविजिबल माइक्रोवेव्स होती है ये, इनविजिबल माइक्रोवेव्स। क्लियर। अब देखो तो हमने लेजर के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, लेजर के प्रिंसिपल में कौन कौन से टर्म थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, आपका क्या कहते हैं पंपिंग होती है, ठीक है, ट्रांजिशन होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है नहीं होता, मेटा स्टेबल स्टेट होती है। ये सब आपको मेजर में मिलेंगे जितने ये हैं, ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे किसको, प्रोड्यूसिंग मेजर, मेजर को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब बात आती है मेजर को प्रोड्यूस करने में, इसकी फुल फॉर्म दिखा रखी है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन व स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, अमोनिया मेजर की बात करते हैं, अमोनिया मेजर, अमोनिया मेजर। तो देखो इसका आविष्कार किसने किया था, 1954 जेपी गॉर्डन, एच ए जिंजर और सी एच ऑल ने, जेपी गॉर्डन, एच ए जिंजर, सी एच ऑन ने, जॉन ने, JWN जॉन ने, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ओवन होता है, ओवन, दिस इज ओवन, इस फिगर से समझो ये क्या है, ओवन, भट्टी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमोनिया गैस के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेपरेटर, सेपरेटर इसको कहते हैं सेपरेटर, सेपरेटर, ठीक है। यहां से निकलती है आपकी माइक्रो, यहां से निकलेगी मेजर, माइक्रोवेव बीम, मेजर बीम यहां से निकलेगी, ठीक है। यहां से इंसर्ट होगा 24, इसको ध्यान रखना कितना है, 24,000 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन, अभी मैंने आपको बताई थी ना 1000 वाला, तो यहाँ क्या है 24,000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन इंसर्ट होगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है इसमें। ये जो गैस भरी हुई है अमोनिया गैस ओवन में, ये हीट होती है, जब ये हीट होगी तो इसके गैस के जो आपके एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं इस सेपरेटर में से, ये जो सेपरेटर इस सेपरेटर में से पास होंगे, ये कनेक्टेड होती है इससे, सेपरेटर्स में से पार होंगे, तो ये सेपरेटर्स हैं पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सेपरेटर्स, इस सेपरेटर में से पास होते हैं, ये पास होते हैं। तो सेपरेटर्स में दो रॉड होती हैं, ये दो रॉड दिखाई हैं, दिस इज प्रोवाइडेड द चार्जिंग रॉड, ये क्या है, चार्ज रॉड है। जो नॉर्मल एटम्स होते हैं अट्रैक्ट बाय रॉड वेयर एक्साइटेड एटम्स, जो नॉर्मल आपके एटम्स होते हैं
वो रॉड द्वारा अट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, जबकि एक्साइटेड एटम्स, जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो इस रॉड द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं, रिपेल्ड कर दिए जाते हैं। तो जो एक्साइटेड जो बीम है, दस द बीम, तो बीम है एक्साइटेड एटम की, अमोनिया गैस में एंटर करती है, एंटर रेजोनेंट चेंबर। वाई क्या, दिस इज द रेजोनेंट चेंबर, ठीक है, रेजोनेंट चेंबर में एंटर करती है कौन, एक्साइटेड एटम्स की। अब क्या होता है, जैसे ये इस चेंबर में आता है एक्साइटेड, एक तो वो गाड़ी आपकी बताई थी ना मैं 100 की स्पीड से चल रही है, पीछे से 1000 की स्पीड और मिल जाए उसे, तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि गाड़ी आपको दिखेगी नहीं। तो यहाँ जो एक्साइटेड एटम्स आया मेरा, एक्साइटेड एटम्स यहाँ आ गए इसमें रेजोनेंट चेंबर में, जैसे इस चेंबर में एक्साइटेड एटम्स आते हैं तभी ये 24,000 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन उनके साथ ट्रांजिस्ट होता है। कितना होता है, 24,000 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन उनके साथ इंसिडेंट होता है, किसके साथ, एक्साइटेड एटम्स के साथ, जिसका परिणाम ये होता है कि मल्टीपल रिएक्शन होने के कारण, इसमें मल्टीपल रिएक्शन होते हैं और इस आपके चेंबर वॉल से, ये जो चेंबर है इसकी इस दीवार से आपको एक इंटेंस बीम कोरेंट जो कि कला समृद्ध होती है, इनविजिबल होती है, मिलती है। ये जो बीम मिलती है, दिस बीम इज कॉल्ड मेजर, दैट इज कॉल्ड मेजर। समझ में आया या और एक बार और समझाऊं? बोलो एक बार और बताऊं, ठीक है। फाइबर का प्रिंसिपल क्या, फाइबर का प्रिंसिपल, फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, कितने तरह की फाइबर होती है, फाइबर का एक्सेप्टेंस कोण कैसे निकालते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट यूनिट का लास्ट ही टॉपिक है अब ये। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी इसको देखते हैं। तो देखो पहले पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, पहले टॉपिक देखते हैं, लिखते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं होता क्या है। देखो इसको समझाने के लिए 3 फिगर समझाएंगे, यानी कि पहले समझेंगे रिफ्लेक्शन को लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपकी जब क्या कहते हैं, आपकी जब बीम, लाइट बीम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखते हैं इधर, यहां देखते हैं, पहले ये समझते हैं फिगर 1। तो देखो मेरी जो लाइट बीम्स है ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास टू एयर, दैट इज ग्लास, ये क्या है ग्लास, ये क्या एयर। जब ग्लास से एयर जाएगी, इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ये रहा। तो ये क्या करेगी, जब एयर में पहुंचेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल और दिस इज एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण। क्लियर, पहला पॉइंट।
दूसरे चित्र को देखो पूर्णांतरिक परावर्तन समझने के लिए। दूसरा चित्र देखो। अब क्या है, मैं इस इंसिडेंट एंगल आई आई का मान बढ़ाऊंगा तो मेरा ये रिफ्लेक्टेड किरण है, आपकी रिफ्लेक्टेड किरण, ठीक है, आपका ठीक है, देखते हैं। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। हाँ, तो देखो इस आई का मान बढ़ाता हूं मैं, जैसे आई का मान बढ़ाता हूं तो मेरा ये देखता हूं रिफ्लेक्टेड एंगल, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब आपतन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। ये क्या, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होता है, मेरा इस अक्ष के समांतर हो जाए, या अपवर्तन आपका जो क्या कहते हैं, आपकी अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए, आपकी अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच, दैट इज नॉर्मल। ये क्या है, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल आई। जब इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारी अपवर्तित किरण और अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तब इस इंसिडेंट एंगल के मान को, आपतन कोण के मान को, डेट इज आई को क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90। यानी कि ये कौन सा कोण है, रिफ्रैक्शन एंगल। अगर रिफ्रैक्शन एंगल का मान या ये कह सकते हैं अगर रिफ्रैक्शन एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए, तब जो हमारा आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्लियर। तो यहाँ तो हमारा रिफ्लेक्शन चल रहा है, ये रिफ्रैक्शन ही चल रहा है अभी, मतलब अपवर्तन ये चल रहा है, यहाँ पर अपवर्तन कोण आ गया है, और यहाँ क्या है, परावर्तन इसके अंदर चल रहा है। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो अगला अगला फिगर समझो इसका, तीसरा। अब मैं इंसिडेंट एंगल का मान इतना बढ़ाऊंगा, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से जरा भी बढ़ाता हूं, क्रांतिक कोण से जरा भी बढ़ाता हूं, तो ये मेरा क्रांतिक कोण है। देखो इधर क्रांतिक कोण ये रहा, ठीक है, ये रहा क्रांतिक कोण आईसी। तो आईसी से जैसे ही मान जड़ा मैं बढ़ाऊंगा अपना, तो मेरा ये क्या है, आईसी, मतलब आईसी से जैसे ही इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं हम जरा भी, तो हमारी रिफ्रैक्टेड रेस मतलब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होती हैं, तीनों सेम माध्यम में आ जाएंगी, किसमें, ग्लास में। तब इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तब इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कब कहते हैं, जब हम इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही माध्यम में उपलब्ध हो, एक ही माध्यम में आ जाती हैं। तब इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तीनों एक ही माध्यम में, देखो अपवर्तित, परावर्तित और आपतित किरण तीनों एक ही माध्यम में, कौन सा मीडियम, ग्लास।
तब इस प्रकार के परावर्तन को आप क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो साइन आईसी, इसको लेते हैं इस फिगर को, अपॉन स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन 90 इज इक्वल टू ग्लास टू एयर जा रहे हो आप, जी म्यू ए। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये होगा साइन आईसी आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, या साइन आईसी बराबर जी म्यू ए, ठीक है, जी म्यू ए। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल समझ में आया। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है क्रिटिकल एंगल की, ये देखते हैं, क्लियर। तो देखो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर ग्लास, फॉर ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, इसकी वैल्यू होती है फिक्स है ये 42 डिग्री। आईसी की वैल्यू वाटर टू एयर, वाटर एयर में जा रहे हो, एक मिनट, इरेजर, वाटर टू एयर, दैट इज वाटर टू एयर। इसकी वैल्यू होती है आपकी 49 डिग्री। अब डिग्री के लिए ऊपर सिंबल मैं ही बना देता हूँ, बाद में बना दूंगा इकट्ठे, ठीक है। अगला आईसी फॉर किसके लिए, ग्लास वाटर मीडियम, ग्लास वाटर, ग्लास वाटर मीडियम में क्या होगा, ग्लास वाटर, इसकी वैल्यू होगी आपकी 63 डिग्री। ग्लास एयर, ऊपर लिखा हुआ है एयर, इसकी वैल्यू होती है आपकी 42 डिग्री, दैट इज 42 डिग्री। ये फिक्स हैं कुछ वैल्यूज, ठीक है। तो देखो इनके डिग्री का साइन लगा दें मेरा, डिग्री डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि ग्लास टू वाटर क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो ये हो गई क्रिटिकल एंगल की बात, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लाया नहीं हुआ है, नहीं तो मैं दिखाता। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया था आपको कितने पार्ट्स होते हैं, कोर, क्लेडिंग और प्लास्टिक जैकेट या बफर, कोर, क्लेडिंग या प्लास्टिक जैकेट, बफर, ठीक है। अभी 1 मिनट वेट करते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं अभी। तो ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स माने आपका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, दैट इज दिस कहलाती है बफर या जैकेट। सबसे ऊपर का पार्ट होता है, दिखाऊंगा कल में लाके केबल कि बफर क्या होती है। एक प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक या रबड़ का कवर, दिस इज कॉल्ड बफर और जैकेट, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, केबल्स होती है, कोर और क्लेडिंग्स होती है, कोर और क्लेडिंग्स। देखो ये दिखाएंगे अभी, ये कोर पार्ट होता है, ये जो कोर पार्ट होता है, 1 मिनट मैं दिखाता हूं आपको। ये जो कोर होती है, कोर,
एक मिनट रुक करेंगे। हाँ, ये जो कोर होती है बेटा, इस कोर के अंदर जो लाइट ट्रेवल्स करती है आपकी, इस कोर के अंदर करती है, ये क्या कहलाती है? क्लेडिंग। दिस इज क्लेडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, यानी कि अगर मैं μ1 मानता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, इसका μ2 मानता हूं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। कोर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा ही होगा। अगर ज्यादा नहीं होगा तो आपका सिग्नल लॉस हो जाएगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? ये थे इसके पार्ट्स। आगे देखते हैं। अभी देखो, ये जो लाइट है इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे। क्लियर ऑल ड्राइंग्स? ये जो इंसिडेंट रे है एक एंगल पर डाली जा रही है ए पॉइंट पर। तो ये जो एंगल पर है, देखो, अगर मैं यहाँ एक क्या कहते हैं नॉर्मल खींचू, नॉर्मल, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा लाइंस, ये मैंने नॉर्मल खींच दिया, इसका नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल डाल रखी है बीच में। ये क्या है? कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1, दैट इज μ1, और ये μ2। क्लियर? आगे देखो इसमें, तो देखो ये जो एंगल बनाएगी इसके साथ, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, IA। जब मैं इसको पकड़कर घुमाऊंगा तो एक कौन बन जाएगा, देखो एक कौन बन जाएगा इस तरीके का। देखो घुमाओगे ना, एक कौन बन जाएगा। तो आपका कहते हैं जो कौन होता है थीटा बराबर 2IA, यानी कि 2IA। आपतन कौन होता है? आपतन शंकु बराबर क्या होता है? 2IA। IA आ रहा। क्लियर? ये कहलाता है आपतन शंकु, 2IA। अब देखो आगे, दिस स्मॉल एंगल टू इंसिडेंट, आपका इंसिडेंट एंगल है। देखो ये बीम क्या जा रही है? एयर टू ग्लास मीडियम में जा रही है, एयर टू ग्लास मीडियम में। बी पॉइंट पर मिली, या नॉर्मल खींच दिया, आप, तो यहाँ एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ, आपका जो एंगल है, देखो यही रोक देते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, जिसपे ये काम करेगी। थोड़ा सा बैक करते हैं। हाँ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द कोर क्लेडिंग क्रिटिकल एंगल। इसको बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्या है आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो देखो पहले इस पे खींचा हमने नॉर्मल, इसको इस तरीके से पार्टीशन दे दिया मैंने, ठीक है आपका। अब क्या इस पे नॉर्मल खींचा, तो ये मैंने माना दिस इज एंगल ऑफ आई से, ये कौन सी एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल। इसकी वैल्यू कितनी है? IA। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है? ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल, IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल। इसको क्या करते हैं, ये यहां से यहां तक मिला देते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? D। अगर ये 90 है और ये IC है, तो ये कितना होगा? दिस इज कॉल्ड 90 माइनस IC। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ A 90 माइनस IC, दैट इज 90 माइनस IC। ठीक है, तो इस एंगल का मान मिल गया मुझे। अब स्नेल का देखो, इसका प्रूफ का तरीका है, पहले स्नेल का लॉ इस B पॉइंट के लिए लगाओ, फिर स्नेल का नियम इस A पॉइंट के लिए लगाओ, दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व कर लो, और इस IA का मान निकाल लो। इस IA का मान तब निकल जाएगा। इंसिडेंट एंगल का मान तब निकलेगा जब मैं इस B पॉइंट पर, देखो ये यहां बनाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, स्नेल का नियम B पॉइंट पर लगाऊंगा। सुन लो मेरी बात, ट्रिक है इसकी। पहले स्नेल का नियम B पॉइंट पर लगाऊंगा, फिर स्नेल का नियम A पॉइंट पर लगाऊंगा।
दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका आईए के फॉर्म में, रिजल्ट आ जाएगा आपका आईए के फॉर्म में, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका आईए के फॉर्म में। तो कल इसे प्रूफ दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। अभी इसे देखते हैं एनिमेशन को आगे बढ़ा के। देखो इस तरीके से ट्रेवल करती है ये जो ट्रेवल कर रही है लाइट, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। देखो देखो कोर को इस तरीके से, यानी कि ये इंसिडेंट एंगल से, कोर एंड क्लेडिंग आर वेरी डेलिकेटेड, ठीक है। कोटिंग प्रोटेक्ट द कोर एंड द क्लेडिंग फॉर फिजिकल डैमेज एंड मॉइस्चर। ये जो कोटिंग होती है आपकी कोर और क्लेडिंग को प्रोटेक्शन के लिए होती है, फिजिकल डैमेज के लिए और आपके लिए। बाकी का इसका यूज दिखा दिया था मैंने, कल बता दिया था। अब इसका कल क्या करके वो बताऊंगा आपको, डेरिवेशन, एक डेरिवेशन बताऊंगा या फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही।